कि आजकल लोग सुर्खियों में आने के लिए कहीं नदी किनारे पहुंच गए, सफाई करी, फोटो खिंचवाई। हम सुबह से हवा, पानी, भोजन सब कुछ ले रहे हैं, तो क्या लौटाते हैं, ये मन में सवाल हमेशा रहता था। कि जो कुछ हो रहा है नदियों की सफाई के नाम पर, नाले मिले जा रहे हैं, गंदगी हो रही है। क्योंकि अब देखिए सभ्यताएं विकसित पूरी दुनिया में हुई हैं नदी के किनारे से, और अगर नदियों का नाश होता है हाँ, तब सभ्यताओं का नाश निश्चित है। हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, तो पानी एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही हमको बना देता है। एक गंगा नदी के निमंत्रण में 65 करोड़ लोग चले गए। लोग शादी में अगर आप कार्ड भेज दें और फोन ना करें, उसका आएगा नहीं आपकी शादी। भारत का नदियों के साथ धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब तरह का जुड़ाव है। भारत नदियों का देश ही कहा जाता है। गंगा जैसी पवित्र नदी यहाँ है। हिंडन नदी की सफाई की अगर बात करें, क्योंकि आप अब लगभग मुझे लगता है 1.5 दशक से ज्यादा उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन नदी के हालात में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। गंगा को लेकर के अब लगता है कि ये एक अंतहीन लक्ष्य हो गया है गंगा की सफाई। नदी की 3 समस्याएं प्रमुख हैं, उसमें पानी की कमी, प्रदूषण और अतिक्रमण। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए हरिद्वार और ऋषिकेश में कितने आश्रम ऐसे जिनका सीवेज जाता है डायरेक्ट नदी में। कुछ काम जो हैं जुनूनी होते हैं, मैं सीधी तौर पर ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जिंदगी में जब सब कुछ हो आपके पास, भगवान का दिया हुआ, और एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ आप जी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जो है सड़कों पर निकलते हैं, आप वो नदी, पोखर, तालाब ढूंढते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, यानी सूख चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, सड़ा दिए गए हैं और भुला दिए गए हैं, लेकिन आप उनकी तलाश में निकलते हैं और फिर आपके अंदर जुनून जागता है उनको पुनर्जीवित करने का, और आप ये करके दिखाते हैं अपने दम पर। फिर वो बात अलग है धीरे धीरे कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, लेकिन जो लोग जोड़ने के लिए जो जज्बा है वो एक ही शख्स जो है उसकी शुरुआत करता है। हम बात कर रहे हैं, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। आइए आपको मिलवाते हैं। पहले रमनकांत त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब इस चर्चा में। नमस्कार। तो रमनकांत जी मेरे बड़े भाई भी हैं, क्योंकि निजी तौर पर मैं इनके उद्देश्य से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। एक बेहतरीन शख्स हैं, एक बहुत ही शानदार शख्सियत है, और इनका उद्देश्य, इनका जो काम है वो अगर आप जानेंगे तब आपको भी इनके प्रति जो आदर है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रमनकांत त्यागी जी भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष हैं। वो नदियां जो सूख चुकी हैं, वो नदियां जो अपने अस्तित्व को खो चुकी हैं या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, वो तालाब भी हैं, पोखरे भी हैं कई सारी, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम लगातार कई दशकों से कर रहे हैं रमनकांत त्यागी जी। और सबसे खास बात ये है कि ये काम करना इनके लिए कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनका चुनाव था। और वही मैंने कहा कि जीवन में जब आपके पास सब कुछ हो, जीवन जब आपका बहुत ही कंफर्टेबल हो, और उसके बाद जब ऐसा मुश्किल रास्ता आप चुनते हैं, तब ये वाकई में ये बताता है कि आप जो इंसान हैं वो किस तरह के हैं। तो ये संघर्ष का रास्ता आखिर क्यों चुना है, ये भी जान लेते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले आप आए इस चर्चा में, बड़ा अच्छा लगा है मुझे, और बात तो हमारी लगातार इस मुद्दे पर हो ही रही है। लेकिन आज मैं ये चाहती थी कि लोग ये जाने कि क्योंकि हम ये देखते हैं अक्सर, ये किसी के लिए कोई जो है इसे ऑफेंस के तौर पर ना लिया जाए, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि आजकल लोग सुर्खियों में आने के लिए, हमने देखा है कि कहीं नदी किनारे पहुंच गए, सफाई करी, फोटो खिंचवाई, और उसके बाद वो खबर बन गई, काम खत्म हो गया, ना तो नदी साफ हुई और ना ही कोई उद्देश्य की पूर्ति हुई। आप जो कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद गवाह उसकी रही हूँ, कई नदियां आपने पुनर्जीवित करके दिखाई हैं, सिर्फ कागजों पर नहीं, सिर्फ तस्वीरों के लिए नहीं, असली में वहां आसपास रहने वालों का जीवन उससे बदला है। ये आया कहाँ से, पहले बताइए आपके जहन में, क्योंकि ईश्वर की दया से आप एक संपन्न घर से आते हैं, तो ये कोई मजबूरी तो आपकी नहीं थी कि आप इस संघर्ष वाले काम को, इतनी मेहनत वाले काम को जो है अपना उद्देश्य बनाएं। फिर कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस वार्ता के लिए चुना। देखिए, मेरा मानना ये है कि हम इस धरती पर आए हैं तो हमारा कुछ फर्ज बनता है कि किसी का कर्ज है जो हमने इस पर जन्म लिया। हम सुबह से हवा, पानी, भोजन सब कुछ ले रहे हैं,
तो क्या लौटाते हैं, ये मन में सवाल हमेशा रहता था। उम्र छोटी थी, 12वीं पास की गांव में, स्कूल हाई स्कूल तक तो गांव में ही था, लेकिन उसके बाद मेरठ में मेरठ मेरठ के का पास एक पूठी गांव है। पूठी। हाँ, अच्छा। गंगा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा। तो 10th तक स्कूल वहीं है, तो वहाँ पास किया। फिर 12th किला परिषदगढ़ एक कस्बा है ऐतिहासिक, वहाँ से किया। तो लेकिन मन में हमेशा ये रहता था कि जीवन में कोई नौकरी नहीं करनी है और कुछ ऐसा करना है जो समाज के हित का हो। ये नहीं पता था कि नदियों वाला काम करेंगे, लेकिन ये जरूर था कि समाज के लिए कुछ करना है जो समाज के हित का हो। अब क्योंकि आप जानते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में रहता है कि भाई नौकरी लगेगी, शादी होगी, परिवार आगे बढ़ेगा, ये सब चीजें परिवार सोचता है, ये सब के माता पिता सोचते हैं। हाँ, आदर्शवादी स्थितियां ज्यादातर सामान्य ये होती रहती हैं। हैं। तो मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, कोई इस तरह के बाहर निकला नहीं, कोई इस तरह की गाइडेंस नहीं थी कि क्या बनना चाहिए। तो ऐसी सोचते सोचते मैं कभी तालाबों के पास जाके बैठ गया, कभी गंगा किनारे मेले में जाते थे तो गंगा किनारे चल रहे हैं, एक नदी काली नदी है, कभी उसके पास किनारे चल रहे हैं। तो मन बेचैन रहता था। तो एक दो नौकरी पे गए घर के दबाव में, क्योंकि मैं बाल्य गांव में 18-20 की उम्र में रहता कि अब 1-2 साल में शादी का नंबर आ जाएगा। तो जब गए तो मेरा मन नहीं लगा। एक बार में एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसमें मैं गया, आधे दिन का मैं हाफ डे से भाग आया, गाँव वापस चला गया। तो बोले वहाँ क्यों गया, तो नौकरी बढ़िया थी। मैं कहा मुझे नौकरी नहीं करनी। अब फिर वो घर में थोड़ा सा बवाल, माता जी ने हमारी, भाई कैसे होगा। तो बोले क्या करना है फिर तुझे। बोले पता मुझे भी नहीं क्या करना है, लेकिन कुछ करना है। तो खैर एक ऐसी एक इत्तेफाक से किसी के साथ में मेरठ आया था। तो एक डॉक्टर नईन राणा थे, वो प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो भी अपनी नौकरी छोड़ करके समाज के काम में लगे थे। तो मुझे उनसे मिलके ये लगा पहली मुलाकात में कि मेरा रास्ता ये है। पहली मुलाकात में मैंने उनसे पहले दिन कह दिया, मैं कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ अलग से, तो थोड़ा सा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बोले भाई ऐसा है, देखो मैं खुद, मतलब एक उस सेंस में कहा मैं खुद ऐसा घूम रहा हूँ, तुम और मुझे मेरे साथ चिपट जाओ। तो वो क्या करते थे? वो भी एक सोशल वर्क में ही थे। अच्छा। हाँ, तो समाज के काम में जुटे रहना, अच्छे विजनरी व्यक्ति थे। तो बोले कल आओ तुम। एक उन्होंने स्थान बताया कि इस जगह आना, फूलबाग एक कॉलोनी पड़ती है वहाँ। उनका ऑफिस कुछ नहीं था, किसी की दुकान में बैठ गए, चाय पीते थे वहीं, तो यहाँ आना कि आपको 10 बजे आना है। मैं खैर गाँव गया शाम को, वो मैंने अपनी माता जी से कहा कि मुझे मिल गया काम, मैं ये काम करूँगा। ये क्या काम है? ये सोशल वर्क है। ये क्या, पैसे कौन देगा इसमें? मतलब पैसे वैसे की भी बात नहीं हुई, लेकिन मैं कल मिलूंगा उनसे। तो खैर मैं 10 बजे, इतना उत्साह था, मैं 9 बजे पहुंच गया। अब वो ऑफिस बंद। तो अब बाराबर में सूरजकुंड पार्क है, वहाँ बृहस्पति देव का मंदिर है। तो मैं सूरजकुंड पार्क में बैठा थोड़ी देर, तो फिर मैं मंदिर गया। और मैंने मंदिर में, देखिए ये आस्था का विषय है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इनके साथ काम करने का अवसर देना, मैं जिसलिए आया हूँ। तो खैर 10 बजे मैं पहुँचा। बोले बताओ। मैं कहा मुझे आपके साथ काम करना है। बोले जब काम करोगे तो पैसे भी चाहिए। मैं कहा जी पैसे नहीं चाहिए। बोले तो फिर? मैं कहा जी आप इतना कर देना, मैं मेरठ में रह सकूँ, मैं खाना अपना आटा वाटा घर से ले आऊँगा, एक सिलेंडर ले आऊँगा छोटा वाला, तो मेरा इतना कर देना आप। बोले चलो ठीक है। तो मैं उनके साथ घूमने फिरने लगा, आने जाने लगा गांव में। तो खैर मैं फिर शाम को दोबारा घर गया, तो मगर मेरी बात होगी कि पैसे तो उन पे नहीं है, भी वो देंगे कहाँ से। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी 1-2 साल में स्थिति ठीक हो जाएगी तो कुछ देंगे। अब बवाल हो गया घर में, तुझे इतना पढ़ाया, कौन शादी करेगा तेरी, क्या बताएंगे क्या करता है, वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तेरी नहीं होने की तो छोटे वाली कैसे होगी। मेरा छोटा भाई भी था कि बड़े की नहीं हुई तो छोटे की कौन कर देगा फिर। मैं कहा मुझे नहीं, कुछ नहीं पता, मैं तो यही काम करूँगा। अब भैया वो मारा तो माने नहीं, वो तो गुस्से में थे। खैर मैं आन जान लगा उनके यहाँ। उनको लगा जब इसका मन है तो थोड़े दिन कर आके वापस आ जाएगा। तो उन्होंने मुझे छोटा सिलेंडर, उस पर चूल्हा चढ़ा लेते हैं गैस का, और एक कट्टे में 5-7 किलो आटा और 2-3 बर्तन
मैं अपने मेरठ लेकर, उन्होंने एक कमरा दिला दिया मुझे, तो मैं वहाँ आ गया। अब वही अपने दिन भर गांव में जाना, घूमना तालाबों पे और उनके साथ रहना, सीखना। तो उनको उस दौरान जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, CSC, उनसे एक प्रोजेक्ट मिला कि आप मेरठ के तालाबों की स्टडी करके दीजिए। उसमें कुछ उनको पैसा ग्रांट किया गया। तो बोले रमन बाबू इसको आप संभालो, ये आपको करना। तो आप यकीन मानिए, मैं 663 गांव है मेरठ में, तो लगभग उन्होंने 12 टीमें बनाई थी। 300 के आसपास गांव में अकेला गया था एक टीम को लेकर। किस गांव में कितने तालाब हैं, ये किस सन की बात है, किस ये ईयर की? बात है 2003 की। 2003 की। हाँ। अच्छा। किस गांव में कितने तालाब है, कितने हेक्टेयर का, किसमें पानी है, गांव से बाहर है, अंदर है, आबादी कितनी है, ये सब चीज़ें एक कंप्लीट रिपोर्ट बनी। उसका नाम था पानी घनो अनमोल, उस रिपोर्ट का नाम। उसको वर्ल्ड बैंक ने भी पानी सराहा। घणो अनमोल। उसको वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा। यानी पानी बहुत अनमोल अनमोल है। है, हाँ। तो उसमें मुझे जब इतनी मेहनत करी, तो मुझे उसमें लगभग शायद 25,000 रुपये उन्होंने, जब 1 साल काम हो गया तो वो मुझे मिले। पहली कमाई आपकी। हाँ। तो बोले ये तो है। फिर उन्होंने, क्योंकि उसमें एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाने का था, तो उन्होंने ऑफिस बनाया, उसमें लाइब्रेरी बनी। फिर उन्होंने कहा यार तुम मेहनती तो हो, तो तुम्हें मैं 1,500 रुपये महीना दूंगा, ये तो तुम्हारे हैं इस काम के, लेकिन 1,500 रुपये महीना। मुझे ठीक है। उसमें था कुछ नहीं। मैंने फिर एक अच्छा कमरा, 1,100 रुपये महीना कमरा ले लिया वहीं, और 100-150 रुपये का दूध आ जाता था। बाकी अपने कुछ फ़ोन नहीं होते थे, तो कुछ पैसे फ़ोन में खर्च हो जाते थे PCO से। तो ऐसे ही घर को कुछ देना नहीं था, तो ये था भी घर चले गए। अच्छा, कुछ ऐसा आपका होगा नहीं उस वक्त की लंबी लंबी कॉलिंग? हाँ, कुछ नहीं। तो बस ये था, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी, तो लाइब्रेरी के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने रखी। तो जब 3-4 महीने बीते, तो मुझे लगा यार मैंने इसकी पढ़ाई तो की नहीं, मैं इस काम को कर रहा हूँ। कहीं कहीं मुझे दिक्कत आती थी टर्म्स को समझने में, टेक्निकल चीज़ों को समझने में। तो मैं उनकी लाइब्रेरी में देर तक पढ़ता था, 9 बजे तक। तो कहते नहीं ऑफिस बंद होना भाई, जाओ। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि भाई मैं अगर ऑफिस में ही रह जाऊं जी, पढ़ने के लालच में, मतलब मैं कह जी मैं सुबह आता ही हूँ 7 बजे, मैं रात को यहीं सो जाया करूँ गद्दा लगा के, मुझे पढ़ने का अवसर मिल जाएगा, और आप कहो तो मैं यहाँ थोड़ा सा साफ सफाई कर दिया करूँगा। बोले ठीक है। मैं रात को 2 बजे तक पढ़ता था उनकी लाइब्रेरी में, 2 बजे 3 बजे तक किताबें, साइंस की, इनकी, पानी की, तालाबों की, नदियों की। मुझे ऐसा शौक लगा, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर सुबह अपने जल्दी नहाया धोया, उनकी थोड़ी साफ़ सफाई सी करी कंप्यूटर की, और मैं फिर फील्ड में निकल गया। तो ये क्रम लगभग 2-2.5 साल चला। उन्होंने 1,500 रुपये किए, फिर मेरे और बढ़ाए, 2,500 रुपये कर दिए, 3 साल कर दिए। तो इतना आनंद आने लगा। मैं 6-6 महीने, मेरा गाँव 20 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ से 6 महीने पूरी तरह से डूब गए आप हाँ। उस काम में। उधर वो दबाव बढ़ रहा था कि घर में की शादी। तो इस दौरान मेरा भाई भी गांव से आ गया था, तो हम दोनों साथ ही रहने लगे। वो भी, उसने थोड़ा सा ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया था। बोले तू कर। उसको ये था कि इसका जुनून है तो मैं इसको सपोर्ट करूँगा। छोटा था मेरे से, लेकिन तो उसने समझाया माता पिता को, नहीं करने दो, कोई बात नहीं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक्सपर्ट था। तो बोले, उनके ऑफिस में लैंडलाइन था, तो एक दिन फ़ोन आता पिताजी का कि एक रिश्ते वाले आए यहाँ गांव में, हमने हाँ कर दिया उन्हें, और तू उनसे ऑफिस में मिल लेना, हम भेज रहे हैं। कहा मैं तो शादी नहीं करनी, चांटा लगेगा, अभी शादी नहीं करनी, भेज रहे हैं, इनसे मिल लेना। खैर वो आए गेट पे, 2-1 घंटे बाद बैल बजाई, मैं ही आया अंदर से। बोले वो रमन त्यागी जी से मिलना है। मैं कहा जी वो तो फील्ड में गए, मैंने उनको बताया। हाँ, मैं सोचा जान कैसे बचे। तो फील्ड में गए, पिताजी ने कहा तुम उनके की यहीं है। मैं कहा ना जी वो चले गए थे सुबह ही, शाम को आएंगे। ठीक है। अब उन्होंने कहीं से PCO से आके फिर गांव में फ़ोन कर दिया कि वो तो है ही नहीं जी वहाँ, तुम कह रहे वहीं मिलेगा। अब पिताजी का फिर लैंडलाइन में फ़ोन आ गया, अरे वो गए थे, तू कहाँ है भाई? मैं तो यहीं हूँ। आए थे वो? हाँ आए थे, मैंने ही मना कर दी। मैं ही आऊँ क्या उनके साथ डंडा लेकर? मैं कहा नहीं, मैं दोबारा भेज रहा हूँ उन्हें। अब क्या स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई। दोबारा आ गया आधे घंटे बाद। बोले भाई साहब रमन त्यागी जी मैं तो यहीं है। मगर हाँ मैं ही हूँ, आ जाओ अंदर।
तो वो आ गए अंदर, तो बोले हम भाई ऐसे पिताजी ने आपके यहाँ कर दिया तो आपसे शादी करनी है बेटी की। मैं कहा जी मुझे शादी नहीं करनी, मेरी दिक्कत ये है, मैं असल में समाज के काम में आगे बढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे बंधन सा लगता है कि मैं बंध जाऊँगा। बोले नहीं जी शादी तो आपसे ही करनी है, हम आपका परिवार देखा है। हाँ तो कितने पैसे मिलते हैं आपको? मैं कहा जी मुझे इतने पैसे मिलते हैं, मैं 2 टाइम खाना खा लेता हूँ। मैं जी आपसे करनी शादी। अब वो झंझट हो गया है। तो मतलब ऐसे बहुत हुए, मैं मना फिर करता फाइनली रहा, शादी वहां हुई? ना वहाँ नहीं अच्छा हुई। वहां नहीं हुई। करता रहा। तो कितने प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद अब जो है मतलब हमारी जो भाभी देखिए जी ये है वैसे ये फाइनल ये ये हो गलत पाया है मामला? बताना, लेकिन हाँ। काफी रहा। मैं उनका सम्मान करता हूँ हम्म। जिन हम्म। परिवारों ने ये मेरे हम्म। पास आए, मैं उनका हाँ सम्मान ठीक के है, साथ। आपके जहन में ये क्लियर था कि अभी आपको हाँ जो है हाँ। ये हम्म, करना है। हाँ ये है। तो लेकिन अब फिर जब एक कर्ज माता पिता का भी होता है। जब माता पिता तो थोड़ा फिर सा किस साल में फाइनली ज्यादा, शादी करी 2007 आपने? में शादी हुई मेरी। 2007 में। हाँ माता पिता ज्यादा परेशान हो गए, मगर छोड़ो यार, जब यही परेशान है मेरे जीवन का क्या फायदा है। तो 4 साल आपने लेकिन पूरी हाँ तरह लेकिन से बिताए। हाँ उसमें दिए। हाँ ठीक है। तो मैं पंजाब तक स्टडी करने, नदियों के पास, तालाबों के पास, बहुत सारी फिर टेक्निकल स्टडी भी की हमने। और फिर आप हाँ इंडिपेंडेंटली कब आपने शुरू किया? ये असल में 2008 में हम डॉक्टर अनिल जी का देहांत हो गया था अच्छा। इत्तेफाक से। तो अब मैं तो एकदम से शॉक्ड हो गया, भाई गुरु हाँ क्योंकि चले आपको गए। तो मेंटर हाँ हाँ गुरु सब वो सब कुछ थे। चले गए, तो इधर हम्म। शादी को 1 साल हुआ था, हम्म। तो बड़ी दिक्कत, बिल्कुल ना पैसे का वो था, ना फ्लो, ना कुछ। तो फिर भाई ने मुझे सपोर्ट किया, बोला तू इसी काम को आगे बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ। तो फाइनेंशियली वो सपोर्ट मुझे लगातार करता रहा। क्या नाम है भाई साहब का? रजत त्यागी नाम था उसका। उसका भी मतलब दुखद रहा कि 2019 में उसका देहांत हो गया। अरे राम राम। हाँ तो उसका असल में मैं आज अगर इस काम को कर पाया तो उसका योगदान मेरे पीछे सबसे ज़्यादा है। तो फिर अपना ये शुरू किया, भाई करना तो यही काम है, उनको गुरु मानते हैं मन में, आज भी गुरु तो हैं ही वो। तो करते रहे, फिर बहुत सारे काम इस तरह जीवन आगे बढ़ा, जिस काम में आगे ऐसे आए हम आगे। चलिए तो माने कि 2008 से फिर यात्रा शुरू हुई, तो उसके बाद सबसे पहले आपको ये कब लगा कि जो कुछ हो रहा है नदियों की सफाई के नाम पर या जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो आई वॉश है? देखिए ऐसा था, 2006 में मैंने एक पद यात्रा की थी हिंडन नदी की, शिवालिक से और गौतम बुद्ध नगर तक। उसमें हमारे पीपल साइंस इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल गौतम, वो भी हमारे साथ थे, एक आयन विश्वास थे। तो यात्रा के दौरान हमने देखा कि कौन से नाले कहाँ मिल रहे हैं, कौन से गांव हैं, क्या है। और मैंने उस दौरान एक नक्शा बनाया था, फिर उसके बाद, यात्रा के बाद, वो नक्शा आज भी यूज होता है हिंडन के लिए। तो मुझे लगा हो तो रहा कुछ है नहीं, नाले मिले जा रहे हैं, गंदगी हो रही है, क्योंकि गंगा और यमुना का दोआब बड़ा समृद्ध क्षेत्र है। तो क्योंकि मैं बहुत सारे देशों में गया उसके बाद अपने कामों को लेके, तो वहाँ जब बताते कि आप मेरठ यानी कि दोआब के क्षेत्र से, तो बहुत समृद्धि होगी ये सब। तो लेकिन उनको कैसे बताएं कि हमारी भी नदियां खराब हो रही हैं। तो उस दौरान हमको लगा रहे ये तो बड़ी स्थिति खराब है। जो पेस्टिसाइड नदी के पानी में है, जो नदी की स्लज में है, जो सोयल में है, वही सब फूड में आ रहे हैं, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे। तो बड़ी सिचुएशन खराब थी। अक्सर ऐसा होता था कि हम गांव में जाते थे कहीं, तो मान लिया किसी के परिवार में गए, एक केस ऐसा कि उस परिवार में एक व्यक्ति खाना बना रहे थे खुद ही चूल्हे पे। मैं कहा खुद क्यों खाना बना रहे हो? मेरी पत्नी छोड़ के चली गई। क्यों? क्यों जी यहाँ पानी खराब है। अब वो चली गई, मैं तो रहने की। मैं कहा फिर? क्यों जी मुझे भी कैंसर है गले का, अरे बाप और ये स्थिति है। 1 हफ्ते बाद गए, वो व्यक्ति मर गया बेचारा। रे। पूरा परिवार खाली पड़ा है, बर्तन पूरे काले हो रखे हैं पानी से, गेट गला पड़ा है, गहने काले हो रखे हैं। ये स्थिति हिंडन किनारे गाँव की थी। तो लगा यार ये तो बहुत ही एक तरीके से हम नरक भोग रहे हैं। जिन नदियों के किनारे लोग बसे पले बड़े विकसित हुए, पूरी सभ्यता है, उन किनारों से आज उसके प्रदूषित होने का वो समाज उजड़ जाए, तो ये तो एक तरफ से ड्रास्टिक चेंज है। और देखिए पानी एक ऐसा तत्व है, पानी चीजों को सुनता है, पानी एब्जॉर्ब करता है। पानी के पास आप जाए आपको मन खुश हो जाता है, अगर अच्छा पानी साफ झरना है कोई,
लेकिन अगर खराब पानी है, गंदा पानी, तो आपको मानसिक रूप से भी आप प्रदूषित हो जाओगे। तो उसका प्रभाव पूरे समाज में पड़ता है। फिर ये जो आप विकृति आज देख रही हैं, नदियों किनारे भी लोग तरह तरह की क्राइम हो रहे हैं। ऐसे तो पहले भी क्राइम नहीं था, पहले भी था, लेकिन अब ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप देखिए सभ्यताएं विकसित पूरी दुनिया में हुई हैं नदी के किनारे से, और अगर नदियों का नाश होता है हाँ, तब सभ्यताओं का नाश निश्चित है, वो कोई रोक नहीं देखिए सकता पूरा है। समाज जो है वो विकृत होता है। देखिए मैं उदाहरण आपको देके बताता हूँ। एक जापान के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक स्टडी की। एक गिलास में 2 गिलास में पानी लिया और उनको अलग अलग रूम में रखा, और एक गिलास के पास वो रोजाना जाते थे, उनको मंत्र बोलना, अच्छी अच्छी बातें करना। दूसरे के पास वो गलत सलत बोलते थे और भद्दा भद्दा उसको बोलते थे। तो एक महीने बाद जब उसका मॉलिक्यूल टेस्ट किए, तो जो अच्छा पानी था उसका मॉलिक्यूल ऐसा खिला हुआ बच्चे का चेहरा हंसता हुआ, तो दूसरे वाले का था जैसे राक्षस का चेहरा। पानी चीजों को एब्जॉर्ब करता है। अब जैसे आप मंदिर में एक प्रथा है, आरती से पहले शंख के अंदर पानी रख देते हैं, आरती के बाद वही पंडित जी उस पानी को सबके ऊपर छिड़कते हैं। अभिमंत्रित पानी है। हमारी बॉडी में 70% पानी है। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, तो पानी एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही हमको बना देता है। एग्जैक्टली आप देखिए ना कि जो ल्यूनर साइकिल है, हाँ, वो भी इसीलिए हमारे मन मस्तिष्क पे असर डालती है, क्योंकि 70% से ज्यादा पानी है। हमारे त्योहार, ये सब चीजें, तो वो उस पे असर डालता है और हमारा मस्तिष्क वैसा ही बना देगा। अगर हम जैसे चंद्रमा खराब हो गया, आप दिन भर अपने मुख से किसी बुराई करते रहिए, निगेटिविटी करते रहिए, आपका चंद्रमा खराब होने कि पानी ने वो सब एब्जॉर्ब कर ली निगेटिविटी, और आपको ऐसा ही बना देंगे। और देखिए कि हमारे जो ज्योतिष और धर्म है, वो सब कुछ कितना साइंटिफिकली इंटरलिंक्ड है। मतलब कहा जाता है कि अगर आप पानी बर्बाद करते हैं, नल चलता हुआ छोड़ देते हैं, या अगर आप पानी बर्बाद करते हैं, या अगर आपने ग्लास में 2 घूंट पानी पी करके अगर आप मान लीजिए 70% पानी आप बर्बाद करते हैं, तब भी आपका चंद्रमा खराब होता है। तो ये बेसिकली सब कुछ कितना इंटरलिंक्ड है। देखिए भारतीय जो संस्कृति और सभ्यता है वो इतनी इंटरलिंक्ड है, अब उसका जवाब नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए गंगा नदी में कुंभ लगा, महाकुंभ इस बार। एक गंगा नदी के निमंत्रण पे 65 करोड़ लोग चले गए। लोग शादी में अगर आप कार्ड भेज दें और फोन ना करें, उसको आएगा नहीं आपकी शादी में। ये फोन तो किया ही नहीं। 15-15 किलोमीटर पैदल भी चले, परेशान हुए, अपना पैसा खर्च किया, समय लगाया, और कई बार गए। तो पानी वो है, भारत वो संस्कृति है। भारत का नदियों के साथ धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब तरह का जुड़ाव है। तो इसीलिए नदियां महत्वपूर्ण हैं। और भारत जैसा देश नदियों के लिए, नदियों जैसा कहीं नहीं है। भारत नदियों का देश ही कहा जाता है। गंगा जैसी पवित्र नदी यहाँ है जिसका पानी खराब नहीं होता है। तो रमन भाई, जैसे हिंडन नदी की सफाई की अगर बात करें, क्योंकि आप अब लगभग मुझे लगता है 1.5 दशक से ज्यादा उस पर काम कर रहे हैं, मौजूदा स्थिति की बात करें तो वो क्या है? देखिए जो बदलाव अभी हुआ है, वो बदलाव ये है कि जिस नदी के किनारे समाज को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, अब वहाँ ओवरहेड वाटर टैंक बन गए। कम से कम उन गांवों को पानी पीने का मिल रहा है। लेकिन नदी के हालात में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। अभी हमने अपनी हिंडन नदी शोध यात्रा के दौरान टेस्टिंग किया है। जहाँ उद्गम है वहाँ तो पानी पीने लायक है आज भी। 350 किलोमीटर की आपकी यात्रा रही। जब सहारनपुर शुरू की, लेकिन उसके बाद कितनी जगह से आपने वाटर सैंपल्स लिए? 350 किलोमीटर। देखिए हमने हर जिले से सैंपल लिए, 7 जिले पड़ते हैं, हर जिले से सैंपल लिए, और कहीं जो लगता था हमको यहाँ से भी लेना चाहिए, वहाँ से भी हमने सैंपल कलेक्ट किया है। उद्गम से लिया, वहाँ तो पीने का पानी है, लेकिन उसके बाद मेरठ तक नदी के पानी में ऑक्सीजन नहीं है, 0 ऑक्सीजन, यानी कि जलीय जीव नहीं रह सकते हैं, यानी कि उसमें जीवन नहीं है, डेड वाटर है। डेड वाटर। और उसके बाद फिर मेरठ में कुछ नहर का पानी इसमें डाला जाता है, तो उसके बाद थोड़ा सा 4 ppm तक ऑक्सीजन आती है। लेकिन गाजियाबाद के बाद वो तिलवाड़ा तक, जहाँ यमुना मिलती है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। हमने अभी इस यात्रा के दौरान उद्गम से पानी भरा 50 लीटर, 25-25 लीटर के 2 कैन भरे, और उस पानी को यात्रा के समापन पे हमने तिलवाड़ा में हिंडन नदी के अंतिम छोर पे डाला, 25 लीटर जल को। तो मैं महसूस कर रहा था कि हिंडन नदी सोच रही होगी कि मुझे अपने उद्गम का जल अपने अंतिम छोर पे 40 वर्षों बाद महसूस हुआ है, क्योंकि वो पानी पहुंच ही नहीं पाता है, इतना प्रदूषित बीच में हो जाता है। तो वो निर्मल जल हिंडन नदी को इस यात्रा के
हमारे समापन वाले दिन 4 दशक बाद महसूस हुआ है जो हमने डाला है। तो कितना दुर्भाग्य है, बीच में हम उसको खराब कर दे रहे हैं। तो लेकिन आपने इस बीच कुछ नदियां हैं जो पूरी तरह से पुनर्जीवित की है, जो मतलब दे वर डिक्लेयर डेड रिवर्स। वो कौन कौन सी नदियां हैं और वो क्या प्रक्रिया रही संक्षेप देखिए, में हम हमने जानें। 2 नदियों पे बेसिकली काम किया। नदी पुनर्जीवन एक बड़ा काम है। बिल्कुल। तो एक नदी है काली नदी, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, काली ईस्ट बोलते हैं उसको। हम्म। वो मुजफ्फरनगर, हम उस पे पैदल यात्रा कर रहे थे तो पता चला कि उसका उद्गम एक गांव में है। तो ब्रिटिश गजेटर में देखा, और तो वहाँ उस गांव में पहुंचे तो वहाँ देखा कि उसकी जो ज़मीन है उस पर तो सब पे खेती हो रही है। तो हमने उसको एसडीएम, जो उस समय के डीएम थे वहाँ, उनसे बात की। बोले हाँ नदी तो है, इसका हम चिन्हांकन कराते हैं। तो उसका चिन्हांकन कराया गया। उसके उद्गम का करीब 200 बीघे के आसपास ज़मीन थी। अब दिक्कत ये थी वो खाली कैसे हो, क्योंकि यहाँ तो वेस्टर्न यूपी में छोटी छोटी ज़मीन पे मर्डर और सब केस चल जाते हैं। अब समझ मेरे भी ना आए, लेकिन मैंने जाना नहीं छोड़ा, मैं जाता रहा, लोगों से बात करता रहा। मगर नदी की ज़मीन है, इसको आप छोड़िए, ये उद्गम है, नदी का घर है, आपके घर में कोई घुस जाए आप कैसे करेंगे। बोले नहीं, वो सुनता तो है नहीं आदमी। ऐसे में एक दिन बैठा था तो वहाँ रोज जाता था। बेसिकली इधर थोड़ा सा ये भी रहता है, गुर्जर समाज का गांव है, बहुत सम्मानित परिवार रहते हैं और बहुत अच्छी मुझे ये कम्युनिटी लगती है, मेरे बहुत मित्र हैं। तो मुझे लगता था कि ये ज़मीन छोड़ी जाएगी तो दिक्कत होगी। तो एक दिन मैं बैठा था, मैं बड़ा परेशान था, मैं यार कुछ ज़मीन कैसे छुड़ाई जाए, समझ नहीं आ रहा। तो एक व्यक्ति मेरे पास आए, उनका नाम मुकेश है, गांव में उनको गोली के नाम से जानते हैं। तो बोले आप त्यागी जी रोज़ाना यहाँ आते हो? मैं मेरठ से जाता था लगभग 25 किलोमीटर दूर, तो क्या मैटर है? मैं कहा जी ये नदी की ज़मीन है, चिन्हांकन है, मेरा मन है कि यहाँ झील बने क्योंकि नदी का घर है, लेकिन ये तो ज़मीन ही कब्जा रखी है सारी, चिन्हांकन भी हो गया। बोले 4 बीघे तो मैंने ही कब्जा रखी है। वो मुकेश जी बोले तो आप ही छोड़ दो पहले। बोले मैंने 2 मर्डर कर रखे हैं। मैं कहा यार मर्डर क्यों बता रहे हो आप मुझे? बोले मैं जेल भी जा चुका हूँ। और फिर वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, धीर गंभीर है। तो उन्होंने बोला त्यागी जी ऐसा है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जब से ये ज़मीन पे हमने खेती शुरू की तब से मेरा शायद समय ठीक नहीं चला। मुझे लगता है कि यहाँ नदी होनी चाहिए। मैं कहा जी छोड़ देना। तो मुझे लगा कहाँ छोड़ेगा ये आदमी। तो हाँ, जब साथ में ये भी बता रहे हैं कि मर्डर करे। मैं शाम को अपने घर आ गया तो उन्होंने मुझे 8-9 बजे कुछ फोटो व्हाट्सएप किए। तो उस व्यक्ति ने अपनी खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला दिया 4 बीघे ज़मीन पे शाम को, और मुझे फोटो भेजे कि त्यागी जी मैंने ज़मीन खाली कर दी है, आप इस पर नदी का काम शुरू करो। क्या बात है गोली जी, आप जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तब सबसे पहले तो हम आपको साधुवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। यानी कि काली नदी अस्तित्व में आने का जो पहला शुभ कार्य है वो आपके जरिए हुआ था। क्या बात है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। तो मैं जब अगले दिन गया तो मुझे एक अचंभा सा लगा, मेरे कल सा हुआ। तो प्रधान वहाँ के थे, वो भी साथ देते थे। तो फिर मुझे आइडिया आया, मैंने एक पत्र लिखा गांव के नाम कि नदी का क्या महत्व है, इस नदी का क्या महत्व है, उद्गम जीवित होगा तो क्या होगा, उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी। वहाँ एक साधु रहते थे, वो कैसे उसमें नहाते थे, वो मैंने फिर चीज़ें कुछ ऐसी लिखी भाई नदी ग्रंथों से लेकर के कि नदी की ज़मीन, तालाब की ज़मीन कोई कब्जाता है उसको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा सा आप उनको आस्था की तरफ आस्था की तरफ ले गए। हाँ, तो खैर अब हमारे समाज में ये है भी कि वो आस्था और धर्म से जुड़ी हुई चीजों को पहले जो है स्वीकार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वो पत्र की कॉपी छपवाई 1000 पर्चे खुद ही सबके घर में बांट दिए। अब एक चौथे 5वें दिन एक बुजुर्ग महिला आई, बोले, मैंने उसमें लिखा कि मुझे बहुत सारी बातें लिखी थी। तो बोले अल्लाह आप ही, तू ही कर रहा भाई इसे नदी का काम? मगर जी हाँ। अच्छा, हमारे भी घर में बीमारी नहीं जा रही, मगर ये आपने ज़मीन कब्जा रखी है नदी की? कह रही हाँ मैं कह तो रही हूँ उससे, अपने लड़के से छोड़ता ही नहीं। मैंने कही उससे, मगर जी आप कहो देखो बीमारी सब भग जाएंगी। तो फिर उन्होंने 2 बीघे नस पकड़ी आपने लोगों 2 बीघे की। ज़मीन उन्होंने छोड़ी जो कब्जा रखी थी।
ऐसे कर करके 2 महीने में सारी जमीन छोड़ दी किसानों ने। क्या बात है। और जब छोड़ दी तो मैं डीएम साहब के पास गया, फिर मैं कहा जी सब किसानों ने जमीन छोड़ दिया, आप इस पर काम शुरू कराओ झील बनाने का। बोले यार इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे कम से कम इतनी बड़ी जमीन में, कुछ समाज से शुरू करो। क्योंकि तो आप आओ गाँव में और आपके उससे शुरू कराएंगे। फिर एक सभा रखी गई, उसमें डीएम, सीडीओ, गांव के लोग, जनप्रतिनिधि वहीं के, हम सब गए। उन्होंने खुद अपने हाथ फावड़ा चलाया और डीएम ने कहा कि मैं 50,000 रुपये अपनी तरफ से दूंगा। सीडीओ ने भी कहा, ब्लॉक प्रमुख ने कहा मेरी इतनी क्षमता नहीं, मैंने कहा मैं 5,000 रुपये मैं भी दूंगा जी, और इकट्ठे कराऊंगा लोगों से। वैसे करके समाज की सहायता से उस पे करीब 15 फीट गहरी एक झील का निर्माण हुआ और वहाँ बरसात में पानी भी आ गया और वो एक ऐसा था बहुत बड़ा अच्छा तालाब। नमामि गंगे, भारत सरकार सब ने उसको सराहा। उस काम की रिपोर्टिंग एक अखबार ने की थी। उस अखबार को उसी साल का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला, मुझे राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला, मुजफ्फरनगर जनपद को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला उस काम के लिए। क्या बात है। और उस गांव को एक संगठन ने स्टार विलेज चुना। वहाँ के माननीय सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जी ने उस गांव को सांसद गांव चुना फिर उसके बाद। लेकिन अभी वहाँ काम बाकी है क्योंकि ओरिजिन पूरी तरह भी ठीक से नहीं बना है। हमने जो काम हमने मतलब समाज के स्तर से हुआ वो हुआ, अभी उसमें काम होना बाकी है। थोड़ा सा ओरिजिन और अच्छे से वहाँ बनेगा तो नदी आगे बहेगी। अच्छा, ये एक देखा गया है जनरली समस्या ये, हालांकि आप हर ऐसे कार्य में देखते हैं सरकारी जो कामकाज का तरीका है वो कितना आड़े आता है ऐसे प्रयासों में। देखिए इसमें ऐसा है कि ये डिपेंड करता है वहाँ ऑफिसर कैसे हैं। अगर ऑफिसर अच्छी समझ के हैं तो दिक्कत नहीं आती है। फिर ऑफिसर तो बदलते भी रहते हैं। लेकिन ऑफिसर बदलते रहते हैं। फिर कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से कन्वेंस कर रहे हो। लेकिन दिक्कतें आती हैं। देखिए उन पे केवल वही काम नहीं है प्रशासन पे कि आप उस काम को लेके जाए कि वही काम बैठा, और भी 200 लोग अपनी समस्याएं लेके बैठे हैं, है ना। एक डीएम को यही पता नहीं होता कितनी कमेटी का अध्यक्ष है, तो बड़ा दबाव रहता है। इसी तरह एक नदी है हापुड़ में, हम इसी की सहायक नदी है वो। जब इसको हम ट्रैक कर रहे थे तो अलीगढ़ में पता चला इसकी एक और सहायक नदी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है नीम नदी। नीम नदी। तो उसको हम बैक चलते रहे तो हम हापुड़ आ गए। तो बुलंदशहर अलीगढ़ और हापुड़ से वो शुरू होती है, तो पहुंच गए दत्तियाना गांव। वो ऋषि दत्तात्रेय की तप स्थली है, वहां पर एक बड़ा प्राचीन मंदिर है शिव का, उसको भूतों का मंदिर कहते हैं। भूत है वहाँ? हाँ मतलब कहते हैं भूतों ने बनाया था। तो वहां देखा कि वहां भी जो उसकी जमीन थी वो भी करीब 150 बीघे जमीन वो कब्जा रखी थी किसानों ने, 100-150 बीघे जमीन। अब वो गांव त्यागी समाज का। अब वहाँ एक तरह की दिक्कत, जब सारा कुछ हो गया, नपाई होगी। वहाँ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी कमिश्नर थे, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ये नदी है और इसकी ज़मीन ऐसे है, तो उन्होंने बहुत मदद की उसमें। अब मेरे पास सिफारिश, मेरी ये रिश्तेदारी की ये भी त्यागी है जी, तो यहाँ से ये बचा दे हमारी ज़मीन। मैं कहा भाई नदी के मामले में आप दूर रहो, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं किसी से, जिसने कब्जा रखी उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो भी ज़मीन सारी छोड़ी। वहाँ बहुत अच्छी झील बनी प्रशासन के माध्यम से, और वहाँ हमने नदी उत्सव मनाया। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री, वो बहुत करीब पूरे ग्रामीण महिलाएं, करीब 1,000 लोग शामिल हुए। जो आज भी वो उद्गम ऐसा कह सकते। तो मैं इन 2 उदाहरण से ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रयास करते हैं समाज में, तो डिपेंड करता है हम कितने मन से प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं रुक जाता, बीच में छोड़ के आ जाता, तो वो कभी ना हो पाता, या कहीं झुक जाता, या कहीं लालच में पड़ जाता, क्योंकि इस बीच में लालच बहुत आते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन आप जब अंदर से ईमानदार होते हो तो आप उस हर्डल को पार कर जाते हो। और तो आप बहुत क्लियर होते हो कि आपको क्या करना है, किस उद्देश्य से आप आए थे दरअसल इस काम के लिए। अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें रमन भाई, अब जैसे गंगा को लेकर के अब लगता है कि ये एक अंतहीन लक्ष्य हो गया है, गंगा की सफाई। लगातार पूरी दुनिया में जा के रिसर्च हो रही है, अरबों खरबों डॉलर्स, मैं रुपए भी नहीं कह रही, डॉलर्स खर्च किए जा चुके हैं, रिसर्च हो रही है आज भी। लेकिन मुझे लगता है कि जो ज्यादा चश्मा है हमारा वो निराशा ही दिखाता है। क्यों? देखिए इसमें 2 पहलू हैं।
आज भारत में किसी भी नदी का प्रदूषण मतलब नदी की 3 समस्याएं प्रमुख हैं, उसमें पानी की कमी, प्रदूषण और अतिक्रमण। गंगा की जहाँ तक बात है, गंगा ऐसी नदी है उसमें आज भी अपना पानी है और सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। बहुत सारे एसटीपीज लगातार सैंक्शन हो रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि एसटीपीज समय से चल नहीं रहे, वर्किंग में नहीं है, वो चीटिंग करते हैं और इसी तरह की चीटिंग उद्योग भी करते हैं। 2 तरह का पोल्यूशन है, लेकिन समाज इससे भी ज़्यादा चीटिंग करता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए हरिद्वार और ऋषिकेश में कितने आश्रम ऐसे जिनका सीवेज जाता है डायरेक्ट नदी में। आप अगर हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज के नीचे देखो तो पत्थरों पे भी काई जमी हुई है, स्मेल आती है जहां हम नहाने के लिए जाते हैं। तो जिन कर्णधारों के, जो हमारे साधु संत, सम्मानित साधु संत हैं, उनके आश्रम हैं नदी किनारे, उनको भी चाहिए कि हमारे आश्रमों में क्या एसटीपी हैं, और एसटीपी हैं तो क्या वो सही से काम कर रहे हैं, हम जब दूसरे व्यक्ति को कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं किसी चीज को लेके तो बड़ी दिक्कत है। देखिए, जो लीडरशिप है, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, लीडर जैसा होगा उसका असर पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण है, मान लिया घर में एक हवन कराया किसी ने, उसको पंडित जी ने कह दिया कि ये जो पूजा सामग्री है, राख है, ये सब आप इसके बाद बहते जल में आपको सिलाना है। अब वो उस यजमान की जिम्मेदारी बन गई कि वो बहता जल ढूंढे, यमुना में डाले, गंगा में डाले, नहर में डाले, जहाँ वो ढूंढता फिरेगा। लेकिन अगर वो पंडित जी ये कह दें कि ये राख तो आप खेतों में डाल दो, क्यारी में डाल दो, इस कचरे को आप जो वैसा है उसको ऐसे डिसमेंटल कर दो और इसको आप डाल दो, नदी में नहीं डालना है, लेकिन वह 50% बदलाव आ जाएगा। उस यजमान का, उस व्यक्ति का डर खत्म हो गया कि मैं धार्मिक रूप से कोई गलत नहीं कर रहा। ये डर की आपने बात कही, ये थोड़ा हास्यास्पद भी है यहाँ पे रमन जी, क्योंकि मैं अभी परसों खबर देख रही थी, आप भी देख रहे होंगे कि अभी विदेश में एक जगह पर पान खा के थूका और वो भारतीय मूल के थे और कई लाख का जुर्माना उन पर खड़े पैर लगा, उन्होंने दिया भी, वरना वहां तो आप जानते हैं कि कानून कितने सख्त हैं। तो मैं ये देख रही थी कि हमारे देश में मतलब पान खा के थूकने जैसी जो बात है, ये तो लोग जन्मसिद्ध अधिकार लेकर के चलते हैं। तो ये जो डर वाली बात आपने कही है, ये हमारे समाज के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है, कानून से डरना और कानून से डर कर के अपने ऐसे जो हमारे स्रोत हैं, हमारे जो संसाधन हैं, उनका आदर करना, उन्हें पोषित करना, उन्हें जो है जीवित करने की कोशिश करना या उनको संभाल करके रखना। तो ये तो बहुत असंभव सी चीज़ मुझको लगती है। ऐसे में यहाँ पर बात आती है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो सरकार है, वो क्या कर रही है अभी, क्योंकि आपने लगभग अगर मैं 2 दशकों में 3 दशकों में देखूं या 2.5 दशक के काम में, तब आपने कई सरकारों के साथ भी काम किया है इससे पहले। क्या फर्क देखा है आपने, और आपको लगता है कि चीजें क्या एक ही तरीके से आगे बढ़ रही हैं, या फिर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो काम है, सबसे ज्यादा जो नयापन लाने की कोशिश है, वो भी किसी ने की है, तो वो भी बताइए। देखिए, हम 3 तरीके से बदल सकते हैं चीज़ों को। एक तो कानून, क्योंकि भारत एक स्पिरिचुअल देश है, एक धार्मिक नियम कायदे या डर जिसको कह लीजिए आप, उसका डर। और तीसरा स्वप्रेरणा। स्वप्रेरणा बहुत कम लोगों में है, दिखाने के लिए है कि मैं बहुत आदर्शवादी हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो गलत कर देगा। धार्मिक डर जो है वो हमारे जो कर्णधार हैं उनको पैदा करना है, और जो कानून का डर है वो बहुत जरूरी है। देखिए, एक हमारे जितने ग्रंथ हैं उनमें आप नदी सूक्त है, नदी सूक्त में नदियों की महिमा, नदियों का गान, और विश्वामित्र नदी सूक्त में तो वो सीधे सीधे नदी से वार्ता करते हैं। और नदी के साथ ये है, गंगा का स्पेशली अगर मैं कहूँ, कृष्ण जी अपने आप को कहते हैं कि अगर मैं नदियों में कहूँ तो मैं गंगा हूँ।
मेरा स्वरूप अगर कहा जाए। और गंगा में नहाने का एक नियम था जो हमारे ग्रंथ बताते हैं। नियम क्या था? आप घर से पहले उठिए, सेवानिवृत्त होइए पूरा अपने दैनिक चर्या से, वो घर पे नहाइए अच्छे से, और आप फिर गंगा में डुबकी लगाने जाएंगे। पहले आप पूरे स्वच्छ होंगे, फिर जाएंगे घर से नहा के। डुबकी कैसे लगाएंगे? डुबकी लगाने का नियम है, आप डुबकी लगाएंगे, आपको शरीर नहीं मलना है, कुछ नहीं मलना है, बस डुबकी लगा के आना, जो 2-3 डुबकी लगानी है, और सीधे बाहर निकल आना। तो जो इलेक्ट्रॉन है धरती के, ऊर्जा के, वो सब आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आप ये रगड़ेंगे, ये करेंगे, साबुन लगाएंगे, वो सब खत्म, वो नियम ही नहीं है। और नहा के बाहर आए, जब आप गंगा में स्नान कर लेंगे, वो अभी आप मैं आगे बताऊंगा, तो आपको वहां गंगा किनारे रात नहीं बितानी है, ये भी नियम है। आप वहां रात बिताएंगे तो गंदगी होगी। अब क्या है, आप जाते ही आप पिकनिक मनाने गंगा किनारे, वहीं आप सब कुछ कर रहे हैं। आज भी जब मेले लगते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का मेला नवंबर में होता है, तो 4-5 दिन का मान लिया मेला है, तो लास्ट के दिन स्नान होता है। तो स्नान करने के बाद सब डेरे वहां से चले जाते हैं, कोई वहां रुकता नहीं है रात में। उस नियम को आज भी माना जाता है। लेकिन है क्या कि नहाए, कपड़े वहीं छोड़ दिए, घर से पूजा सामग्री लाई वो वहीं छोड़ दी, रोटी चप्पल दुनिया भर की चीजें आप सब वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो कम से कम उस ढोंग से हमको बचना पड़ेगा, समाज की जिम्मेदारी है। ये यात्रा भी हमने इसीलिए की थी, हिंडन नदी शोध यात्रा, कि अपनी नदी के लिए समाज क्या करे। समाज अगर पीड़ित है, अगर किसी को कैंसर है, कोई बीमार है, तो उसको क्या करना है। या तो आप नदी को अपना नहीं मानते, भाई किसी जिले में जिलाधिकारी हैं, 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, वो जब तक है काम करेंगे। दूसरे आए, नहीं उनका इंटरेस्ट हुआ, तो समाज को तो वहीं रहना है। तो समाज क्या करे? वो पेड़ लगा सकता है, तालाब बना सकता है नदी किनारे के। और नदी जब बहती है तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों जो उसका बेसिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो गतिविधियां हम बेसिन में करेंगे वो नदी को फायदा देंगी। तालाब बनाए, पौधारोपण, रासायनिक कृषि, बंधे बनाना, नेचुरल प्रोसेस से ट्रीटमेंट सीवेज का, तो ये सारे काम हमको करने पड़ेंगे। जहां तक बात है सरकार के बदलाव की, देखिए एक बदलाव मैं देख रहा हूं। एक तो स्वच्छता को लेकर के जागरूकता, लोग कितना अपना रहे हैं, कितना नहीं अपना रहे, वो अलग चीज है। लेकिन जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारे, वो जरूर अवेयर हुए हैं। दूसरा, एक फोकस काम पे। अब जैसे मैंने कहा कि नमामि गंगे से पिछले 10-12 वर्षों में बहुत सारे एसटीपी सैंक्शन हुए, हजारों करोड़ रुपए के, बहुत सारे बने हैं, लेकिन चल नहीं रहे हैं ठीक से। अगर वो सही से चलते तो बहुत बदलाव आपको दिखता। उन पे भी सख्ताई की जरूरत है। और उद्योगों में ऐसा नहीं कि सब उद्योग खराब कर रहे हैं, चंद हैं, लेकिन उद्योगों का पोल्यूशन इसलिए खतरनाक है, उसमें केमिकल होते हैं। वो अगर एक भी गलती कर रहा है तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो बदलाव तो है, लेकिन बहुत धीमा बदलाव है, चीजें खराब बहुत तेजी से हो रही है। बदलाव को जैसे अभी वर्तमान सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल साहब, उनका मुझे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लगता है, एक समाज को जोड़ने का कंसेप्ट, जिससे समस्याओं का समाधान होना है। तभी जल के साथ जन भागीदारी, तो करीब 30 लाख से अधिक स्ट्रक्चर वो बताते हैं कि हमने अभी तक जन भागीदारी के तहत बनाए हैं। तो अगर समाज अपने स्ट्रक्चर बनाना, अपनी नदी की देखभाल करना, अपने तालाबों की देखभाल करना, उसके लिए खड़ा हो जाएगा, वही जीवन तो आपका वही है। क्यों आप सरकार पर छोड़ते हो? मान ले मेरे तालाब को कोई गंदा कर रहा है, या मेरे घर में कोई कूड़ा डाल के जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको रोकेंगे ना। तो या तो आप अपने तालाब को, अपनी नदी को अपना नहीं मान रहे, उसका ढोंग कर रहे हैं, या तो अगर अपना मान रहे तो उसको रोकिए। चाहे कोई इंडस्ट्री डाल रही हो, चाहे सीवेज आ रहा हो, चाहे कोई सॉलिड वेस्ट डाल रहा हो, अपने आप तो करना ही नहीं है, दूसरे को भी रोकना है। तो जब ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी, ये भावना यूरोप ने डेवलप की है, ये भावना अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने अपने अंदर डेवलप की है। सब कई ऐसे देश हैं जो वाकई में मुझे लगता है कि आस्था या धर्म वहाँ कितना है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इस लिहाज से वो संसाधनों को वाकई में पूरा सम्मान देते हैं। देखिए
नियाग्रा वाटरफॉल बफेलो में कितने लोग जाते हैं, क्या है वहाँ, एक पानी ऊपर से गिर रहा है। अभी हम एक अमेरिका के संगठन वाटर कीपर अलायंस, उनके साथ हम जुड़े हुए, नदियों पे ही काम करते हैं वहाँ, पूरे देश में उनके नेटवर्क है। तो एक बार वाशिंगटन में पोटोमैक नदी बहती है, उसको देखने के लिए हम गए। तो कभी पोल्यूट हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। बफेलो में एक नदी है, वो भी पोल्यूशन से भरी हुई थी। तो उन लोगों ने करके दिखाया, जबकि ना उनका धार्मिक, ना सांस्कृतिक, ना आध्यात्मिक, ना सामाजिक कोई सरोकार नदियों के साथ नहीं है, केवल आर्थिक है। वो केवल अर्थ के रूप में देखते हैं। हमारा सब तरह का सरोकार नदियों के साथ है, हमारी माँ है, लेकिन हाँ सब। इसलिए आप देखिए ना, वो जो मीम्स प्रचारित होते हैं, वो जो मीम्स आजकल कई बार वायरल होते हैं, जहाँ पर विदेश की ऐसी साफ सुथरी नदियाँ और एक तरफ हमारी प्रदूषित नदियाँ, गंगा, यमुना, इनकी तस्वीरें होती हैं और लिखा होता है कि वो देश जहाँ नदी को सिर्फ नदी माना जाता है और भारत हाँ, जहाँ नदी को माता माँ माना माता जाता है, लेकिन आप दोनों में दशाओं का हाँ, फर्क बिल्कुल, देख लीजिए। बिल्कुल। ये कितनी बड़ी विडंबना है हाँ। ये। तो लेकिन हम ये ऐसे में हम ये चुनौती कितनी बड़ी देखते हैं रमन भाई, या फिर ये एक एंडलेस स्ट्रगल है? क्योंकि आप देखिए कि लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। संसाधनों में प्रमुखता हमारा मिट्टी, पानी, हवा सबसे ज़रूरी है, इन पर भी ये दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में कहाँ जाता आप देखते हैं इस चुनौती को? देखिए, चुनौती बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, नर्मदा या आपकी चंबल, इस तरह की कुछ बड़ी नदियों को अगर छोड़ दें, छोटी नदियाँ इस समय बची नहीं हैं। उनमें केवल सीवेज बह रहा है या इंडस्ट्रियल वेस्ट बह रहा है। ऐसी कितनी नदियाँ हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं अपने ही ज़िले में, लेकिन ब्रिटिश गजेटर में उन सब नदियों का जिक्र है, सब नदियों की डिटेलिंग है। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश का एक एटलस, रिवर एटलस बने, वो जो ब्रिटिश गजेटर के आधार पर वो सिंचाई विभाग के डाटा के साथ मिलाज करते हुए। उससे क्या होगा कि कम से कम हमारे पास एक डाटा होगा कि हमारे देश में नदियाँ कितनी हैं। अभी तो हम पता ही नहीं कर पाते हैं। मान लिया एक नदी बह रही है, उसमें कचरा बह रहा है, तो नई पीढ़ी क्या सोचेगी, ये तो नाला है, ड्रेन है। ये साहिबी नदी का एक उदाहरण है, जो नजफगढ़ ड्रेन है। तो एक हमें एटलस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय एनजीटी ने भी उसमें कुछ भारत सरकार को कहा है कि आप इस पर प्रयास करिए, शुरुआत करिए। जब हमको पता होगा कि हमारे पास इतनी नदियां हैं और नदियों की ये समस्या, तो हम उस पर प्रयास करेंगे। तो हमको सबसे पहले छोटी नदियों पे प्रयास शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि छोटी नदियां अगर नहीं बची, जैसे गंगा भारत का करीब करीब 40-42% एरिया कवर करती है बेसिन के तौर पे। गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की हिंडन, हिंडन की धमोला, धमोला की पावधोई। यानी कि 5वें ऑर्डर तक की नदी जब तक हम साफ नहीं करेंगे, अगर हम पावधोई नदी को क्लीन कर लेते हैं, तो उसके बाद धमोला का नंबर आएगा, धमोला के बाद हिंडन का, हिंडन का यमुना। तो वो जब तक साफ हो जाएंगे, तो हम हिंडन एक तरीके से गंगा की सहायता कर रहे हैं, गंगा को हम साफ कर रहे हैं। तो इसी तरह छोटी नदियों पे फोकस हमको करना पड़ेगा, और स्थानीय स्तर पर जो नदी है, स्थानीय समाज उसी नदी पर काम करे, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन फोकस होके काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक नदी एक डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट एक नदी, कि आप आदेश जारी हुआ कि हर जिले की एक नदी चुनिए और उसको एक आदर्श नदी के रूप में पुनर्जीवित कीजिए। कम से कम हर जिले ने एक नदी को चयनित किया है, उसकी एक परियोजनाएं बना रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, इस तरह के प्रयास और आगे बढ़ने चाहिए। अभी तो चयनित कर ली, परियोजना बन गई, अब आप काम शुरू करिए। काम कैसे होगा? साइंटिफिक वे में भी हो, समाज को भी साथ जोड़ा जाए। इस काम में जब तक समाज और सरकार का साथ नहीं बनेगा, जब तक सफलता नहीं मिलेगी। और वो अभी गैप है। सरकार, जैसे नमामि गंगे की बहुत सारी योजनाएं हैं, लोगों को पता ही नहीं है जिनके लिए चल रही हैं। मान लिया मैं हिंडन किनारे रहता हूँ, और हिंडन के लिए नमामि गंगे ने कोई योजना शुरू की या सरकार ने कोई योजना शुरू की, जब तक मुझे उस योजना के बारे में पता नहीं चलेगा, इसका ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो ये गैप भरना, इस गैप को भरने के लिए हम भारतीय नदी परिषद के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। हमने पूरे देश के जो नदियों के लोग हैं, उनको एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा और देशों में किया है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ये गैप भर जाए, तो हम एक सही राह पर चल पाएंगे। बिल्कुल। तो कई बड़ी योजनाएं हैं भारतीय नदी परिषद की, और आप देख रहे हैं कि ये कहने को एक काम लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि
जब बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी सरकारें आप देखिए कि दशकों से जिन कामों में लगी हुई हैं, लेकिन वो अब भी कितने बड़े प्रयास लग रहे हैं, अभी भी कितनी बड़ी चुनौती लग रही है। ऐसे में जब एक व्यक्ति और फिर उससे बनी हुई एक संस्था इतनी सारी चुनौतियों को लेकर के निकलती है, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जनभागीदारी होनी चाहिए। सरकारों का साथ मिलना पूरी तरह से वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक संकल्प जो है वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। गंगा धरती पर आई थी, एक व्यक्ति का संकल्प था, भागीरथी प्रयास था, और तब जाकर के गंगा माँ का सानिध्य हमें मिला है। और ऐसे ही इस एक प्रयास के साथ जब लोग जुड़ेंगे तब भी बहुत सारा बदलाव आएगा, और वो एक प्रयास हमारे अपने में भी शुरू होता है। ये सबसे बड़ी शुरुआत है। रमन भाई, आप इस चर्चा में आए और हमने इन प्रयासों पर बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि हम मुझे लगता है ये बहुत लंबी यात्रा है आपकी, इसलिए हम कई बार बात करेंगे, लेकिन आज हमारी ये बात हो पाई। धन्यवाद आपका। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका। एक मैं अंत में खाली एक छोटी सी कहानी है। देखिए, पांडव जब वनवास पे गए तो उनको 13 वर्ष का वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हुआ था। तो वनवास में तो पता था कौरवों को कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अज्ञातवास में वो राजा विराट के यहाँ जाकर के छुप गए। तो राजा विराट के यहाँ अलग अलग भेष में रहे, और काबिल व्यक्ति जहाँ भी होगा अपना असर दिखाएगा। तो काबिल थे सारे, तो उन्होंने, राज्य की समृद्धि बढ़ रही थी लगातार। तो जब 11 महीने हो गए तो शकुनी परेशान हुए कि भाई अगर ये नहीं ढूंढे गए तो ये तो आगे सारा राजपाट ले लेंगे, लेकिन अगर इनको अज्ञातवास में ढूंढ लेते हैं तो इनको वापस से वही क्रम अपनाना पड़ेगा, वनवास का और अज्ञातवास का। तो गुप्तचर लगाए गए, देखा भाई कहाँ है, कहाँ ढूंढो। तो पता लगा कि राजा विराट ने कुछ दक्षिण के राज्यों के साथ नई संधियाँ की हैं, हो सकता है वहाँ हो। बोले तो कोई भी कर सकता है, आम बात है, अपने जरूरत के लिए करता ही है। तो और गहन जांच पड़ताल हुई तो एक जानकारी मिली कि राजा विराट ने भी सो नहीं जलाशय बनाने का आदेश दिया है। शकुनी तेज बुद्धि तो थे, वो गलत दिशा में लगाते अलग बात है। बोले हाँ वही है वो। तो इसका कहानी का आशय ये है कि जब व्यक्ति के पास समृद्धि आती है, आती थी पहले, तो वो पानी के काम करता था, तालाब बनाना, कुएं बनाना, नदी बनाना, पोखर बनाना, जोहड़ बनाना। और जब पानी का काम व्यक्ति करता था उससे समृद्धि भी आती थी। एक तालाब के बनाने का जो पुण्य है हमारे ग्रंथों, 4 तीर्थों के धाम की यात्रा के बराबर है। क्योंकि सोचिए, पशु पक्षी, कितनी जलाचर, आसपास रहने वाले मनुष्य, दूसरे जीव जंतु, कितने लोग और कितने दशकों तक जो है उससे फायदा लेने वाले हैं। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कि भाई ब्रह्म विद्या के प्रथम अध्याय कि मैं, ये जो आत्मा है, ये जब तक जन्म मरण के चक्र में रहती है तो शुद्ध ना हो जाए, जब शुद्ध हो जाती है तो परमात्मा बन जाती है। वो परमात्मा कुछ और नहीं, परमात्मा प्रकृति है, शिव है, और ये जो आसपास हमारे पूरा वातावरण है वही परमात्मा है। और हमारा धर्म का जो पूरा विज्ञान है वो पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन यही विडंबना है कि कहते हैं चिराग तले अंधेरा, तो वो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमें उम्मीद है भारतीय नदी परिषद जैसे और रमनकांत त्यागी जैसे लोगों से चिराग तले अंधेरा को हम इस जो बात को है वो बदलने की कोशिश करेंगे अपने प्रयासों से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।